जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। जीके जीएस का एक वह क्लास लेकर आया हूं जिसके लिए आप लोग को काफ़ी दिनों से मैं बोलते आ रहा हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आने वाला हूं। जिसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चलते आ रही थी, वो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आप लोग के लिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट लड़ने वाली है। वो क्वेश्चन रहेगी दोस्तों जो बिल्कुल मॉडरेट एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन होगा, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और हर क्वेश्चन से दोस्तों कई सवाल आप लोग को बन के निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेगी। इसलिए इस क्लास का नाम ही है सवाल एक सोल्व होगा अनेक। हाँ दोस्तों, सवाल एक सोल्व होगा अनेक। हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल, पूरा ऑप्शन, सभी ऑप्शन का डिटेल, प्लस इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन छाट कर मैं लाया हूँ, उसको दिखाऊंगा। यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाली है दोस्तों। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। हर चीज़ का डीपली दिया गया है। आप लोग को इसका पीपीटी चाहिए तो पीपीटी भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग पहले क्लास को देख लीजिए, उसके बाद पीपीटी के लिए आप लोग डिमांड कीजिएगा। मैं पीपीटी आप लोग को टेलीग्राम पर भेज दूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है उसको मोटिवेट मिलता रहे और मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते रहूं। अभी तक आप लोग को सिर्फ करेंट अफेयर का वीडियो ही दे रहा था, लेकिन अब आपको एक दिन गैप करके हमेशा जीके जीएस का वीडियो लाऊंगा। और वो इसमें आपको साइंस का तीनों सब्जेक्ट होगा, एसएसटी का तीनों सब्जेक्ट होगा और इकोनॉमिक्स होगा। यानी कि सभी तरह का जीके जीएस आपको कुछ पढ़ने का अब दूसरा क्लास देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ये एग्ज़ाम प्रिपेयर क्वेश्चन होगा। बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, हर तरह के एग्ज़ाम में ये आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगी। आप लोग क्वेश्चन देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा कि यह सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में वाकई में आता है। आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे किसी एग्ज़ाम को, तो आप लोग को पता चलेगा कि अरे उससे तो ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे और वीडियो को थोड़ा सा फॉलो करने का कोशिश करेंगे, सब्सक्राइब करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के हम लोग पहला क्वेश्चन पे। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलियन का, फेन का, वायु विलय का या पायस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायस का। नीचे में इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का डीपली बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके डीपली और देखते हैं कि इससे इन सभी ऑप्शन से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है जो बच्चों से छूट जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इसका एक क्वेश्चन का ऑप्शन ही जो सही आंसर है उसको याद करते हैं, लेकिन अब सही आंसर क्यों है और ये सब से और क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डीपली देखते हैं। दूध पायस है, इसका उदाहरण देखते हैं। पायस दो या दो से अधिक अघुलनशील पदार्थों का एक अस्थिर मिश्रण होता है। याद रखिएगा, या दो से अधिक अघुलनशील पदार्थ, जो घुल नहीं सकता उसको अघुलनशील कहते हैं। अघुलनशील तरल पदार्थों का एक अस्थिर मिश्रण होता है जिसमें एक तरल दूसरे तरल में छोटे छोटे बूंदों के रूप में फैला रहता है, जैसे पानी और तेल होता है। दूध में वसा होता है, लिपिड की सूक्ष्म बूंदें, पानी आधारित माध्यम जिसमें प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज आदि घुले होते हैं, में निलंबित रहती है। यह निलंबन कैसीन नामक प्रोटीन जैसे एम्ल्सिफायर की उपस्थिति के कारण स्थिर रहता है, जो वसा की बूंदों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है और इसे आपस में जुटने से रोकता है। इसीलिए इसे पायस कहते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है बिलियन। बिलियन क्या होता है? यह एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब समान मिश्रण होता है, जिसका अर्थ है कि मिश्रण के सभी भागों में समान संरचना मिला हुआ होता है। इसमें विलेय नामक पदार्थ, जिसको सॉल्यूट कहते हैं, नामक पदार्थ, विलायक, सॉल्वेंट नामक पदार्थ में आणविक और आयनिक स्तर पर पूरी तरह से घुल जाता है। विलेय है जो आपस में पूरी तरह से घुल जाता है। बिलियन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। बिलियन का जो कण होता है वो बहुत छोटा होता है।
आमतौर पर 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं। ये प्रकाश को बिखेरते नहीं हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। यह प्रकाश को बिखेरने का काम नहीं करता है। जैसे कि प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है तो बिखेरने का काम नहीं करता है। उदाहरण, चीनी में घोल। चीनी में पानी का जो घोल होता है वह क्या है? वो विलेय है, विलियन है। नमक का पानी में जो घोल होता है वो भी विलियन है। हवा और गैसों का मिश्रण होता है, हवा और गैस का मिश्रण होता है, वो दोनों मिश्रण करते हैं, ना कि घुलते हैं। दूध समांगी नहीं होता है क्योंकि इसमें वसा की बूंदें अलग से पहचानी जा सकती है। जैसे कि पानी में कोई तेल वगैरह गिर जाता है तो उसको पहचाना जा सकता है, इसी तरह दूध समांगी नहीं होता है, इसमें वसा की बूंदों को अलग से हम लोग पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं फेन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग फोम कहते हैं। एक कोलाइड सिस्टम है जिसमें गैस के बुलबुले किसी तरल या ठोस में फंसे होते हैं। गैस का जो बुलबुला होता है वो किसी तरल में या ठोस में फंसा हुआ होता है, तभी जाकर वो फेन बनता है। तरल फेन में गैस के बुलबुले एक तरल फिल्म द्वारा अलग किए जाते हैं। ठोस फेन में गैस के बुलबुले एक ठोस मैट्रिक्स के भीतर फैले होते हैं। यानी कि तरल फेन होता है, एक ठोस फेन होता है। तरल फेन में गैस के बुलबुले तरल फिल्म के द्वारा अलग किया जाता है, और ठोस फेन में जो होता है उसको ठोस मैट्रिक्स के द्वारा अलग किया जाता है। फेन अस्थिर होता है और समय के साथ गैस के बुलबुले आपस में मिलकर बड़े हो सकते हैं या तरल निकल सकता है। यानी कि जो फेन होता है ना वो अस्थिर होता है, कभी बड़ा कभी छोटा होते रहता है, वो धीरे धीरे गायब भी होता है। फेन में क्या आता है, उदाहरण देख लेते हैं। शेविंग क्रीम, ये फेन है, आप लोग शेविंग करते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, तरल फेन है। साबुन के बुलबुले हैं, वो भी तरल फेन है। स्टायरोफोम जो है वो ठोस फेन है। झाग वाली सोडा जो है वो तरल फेन है। दूध में गैस के बुलबुले मुख्य घटक ठोस में गैस के जो बुलबुले मुख्य घटक के रूप में मौजूद नहीं होते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा जो ऑप्शन है उसके ओर देखते हैं। एक कोलाइड सिस्टम है जो वायु विलय है, बीएल है, वह एक कोलाइड सिस्टम है। इसमें ठोस या तरल कण बहुत महीन रूप से किसी गैस से निलंबित होते हैं। निलंबन के कण इतने छोटे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी से नहीं नीचे बैठते हैं। वायु बीएल प्राकृतिक गैस जैसे कोहरा, धूल और कृत्रिम जैसे स्प्रे, पेंट, कीटनाशक स्प्रे हो सकते हैं। वायु बीएल वह होता है जैसे कि आप प्राकृतिक में देखते हैं कि धूल कण हो गया, कोहरा हो गया, ये सब वायु बीएल है, ये नेचुरल वायु बीएल है। और जो कृत्रिम हम लोग देखते हैं वो हो गया स्प्रे करने वाला पेंट आता है, आजकल कीटनाशक को मारने वाला स्प्रे आता है, वो हो गया। दर्द से राहत दिलाने वाला जो स्प्रे होता है वो सब होता है, वो सब वायु बीएल है, वो सब लेकिन कृत्रिम है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं धुआं जो होता है वो ठोस कण उसमें होते हैं जो गैस में मिले हुए रहते हैं। कोहरा में तरल बूंदे होते हैं जो गैस में मिले हुए रहते हैं। बादल तरल बूंदे ही रहते हैं, गैस में मिश्रित रहते हैं। स्प्रे, डिओडोरेंट, ये सब हो गया जो कृत्रिम है। दूध में ठोस या तरल कण गैस में निलंबित होते हैं। दूध में जो ठोस या तरल कण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यह तरल में तरल का निलंबन होता है। दूध जो होता है वो तरल में तरल का निलंबन होता है। पायस के बारे में अभी हम लोग देखें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक कोलाइड सिस्टम है जो 2 या 2 से अधिक अघुलनशील, आंशिक रूप से घुलनशील तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी कि पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं, आंशिक रूप से घुलनशील होता है। जैसे कि पानी में पेट्रोल गिर जाता है उस तरह का, उसे ही पायस कहते हैं। जिसमें एक तरल दूसरे से छोटी बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था में फैला रहता है और दूसरा तरल परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। पायस स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है और समय के साथ अलग हो सकता है, लेकिन एम्ल्सिफायर नामक पदार्थ मिलाकर इन्हें अस्थिर किया जा सकता है। एम्ल्सिफायर 2 अघुलनशील तरल पदार्थों के बीच अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करते हैं और बूंदों को आपस में जुड़ने से रोकते हैं। एम्ल्सिफायर क्या करता है कि उसको मिला देने पर वह पायस को अस्थिर कर देता है।
दूध एक प्राकृतिक पायस है जिसमें वसा की बूंदें पानी में कैसीन प्रोटीन द्वारा स्थिर की जाती है। अन्य उदाहरण में मेयोनेज, मेयोनेज आप लोग खाते होंगे, सॉस क्या बोला जाता है, मोमोज वगैरह और भी कई फास्ट फूड के साथ मेयोनेज दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि तेल जो लिक्विड रूप में रहता है और अंडा का जर्दी, उन दोनों को मिलाकर मेयोनेज बनाया जाता है। मक्खन, इसमें पानी बसा के पानी और बसा के रूप में होता है और कुछ पेंट इसमें शामिल होते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं छाट कर लाया हूँ, उसको अब देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग VVI क्वेश्चन मानेंगे और सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चीनी का पानी में घोल किसका उदाहरण है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं चीनी और पानी का घोल है जो विलयन का उदाहरण है। शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, तो ये फेन का उदाहरण है। शेविंग हम लोग करते हैं तो फेन टाइप का हो जाता है, वो फेन का उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं धुआं वायुवियल का उदाहरण। ठोस और गैसों का वायुवियल होता है। तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण बिना एम्प्लीफायर के अगर डालते हैं तो यह अस्थाई मिश्रण है। एम्प्लीफायर उसमें डाल देने पे वो अस्थाई मिश्रण बन जाता है। एम्प्लीफायर का कार्य क्या होता है, तो पायस जो होता है, जैसे कि पानी और तेल वगैरह वसा का मिश्रण जो होता है उसको स्थिर कर देता है। पायस को स्थिर करना इसका काम है। मक्खन किस प्रकार के कोलाइड है, तो मक्खन जल में वसा का पायस है, यानी कि पानी में वसा जो मिल जाता है उसका पायस है। पेंट किसका उदाहरण है, तो पेंट ठोस कणों का द्रव में निलंबन है। ठोस और द्रव में मिलकर पेंट बनाया जाता है। बादल किस प्रकार का कोलाइड है, तो बादल है जो वायुवियल है। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड बूंदें होती हैं वो गैस में मिल के बना हुआ होता है बादल। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, तो ये मुख्यतः 1 से 1000 नैनोमीटर में होता है, जिसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव किस प्रकार के मिश्रणों द्वारा दर्शाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव है जो कोलाइड मिश्रणों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन कितना सारा तरह का क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हम लोग को सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ये आप लोग के सामने आया, प्लस इसका जो ऑप्शन था उसको भी हम लोग डीपली से देखें। अभी इसी तरह हम लोग 9 क्वेश्चन को और देखते हैं और उसका डीपली को भी डीपली में जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं और उसके सभी ऑप्शन का विस्तार से देखते हैं, ताकि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रह जाए और हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच। तो देखते हैं दोस्तों कि दुनिया में कितने महादेश हैं। तो आप लोग को पता ही होगा दुनिया में 7 महादेश हैं। 7 महादेश के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद कौन सा महादेश है, तो उसका बाद है अफ्रीका, एशिया के जस्ट बगल में है। उसके बाद नॉर्थ में आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ में आता है साउथ अमेरिका, और ऊपर में ये हो गया यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। अब और इधर सबसे जो किनारे में है वो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे किनारे में। और आप लोग तो कह रहे होंगे 7 होता है, लेकिन अभी तो 6 ही हैं। एक ऐसा महादेश है दोस्तों जो पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, उसको कहते हैं अंटार्कटिका, जो ऊपर में है यानी कि पोल के पास है, वो अंटार्कटिका हो गया। तो इस तरह से 7 महादेश हुए। आप लोग को याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करवा देना बढ़िया होता है। तो आप लोग को रिवीजन हो गया। सबसे बड़ा अगर महादेश पूछा जाए तो एशिया है, और सबसे छोटा महादेश है तो ऑस्ट्रेलिया है। आइए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के विस्तार से देखते हैं। इस क्वेश्चन में
तो सुपीरियर झील है जो उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुपीरियर महादेश कितने हैं, 7 हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में है सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा वो है जो नेचुरल सीमा होती है, जिसको कोई नहीं बना पाया, कोई इंसान नहीं बना पाया है, वो प्राकृतिक रूप से पहले से मौजूद था। यह एक प्राकृतिक सीमा है। झील का उत्तरी किनारा कनाडा के ओंटारियो प्रांत से लगता है, यानी कि जो झील है, झील का उत्तरी किनारा यानी कि ऊपर का भाग कनाडा के ओंटारियो से लगता है, और जबकि दक्षिण और पश्चिम किनारे संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्यों से लगते हैं। तो ये 3 राज्यों से उत्तरी और दक्षिणी किनारा जो है सुपीरियर झील का लगता है। यह 5 महान झीलें होते हैं। 5 महान झील में हैं सुपीरियर झील हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन महान झील हैं। 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन हो गया, और 3 झील हैं वो आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे बड़ी झील है, 5 जो झील हैं जिस 5 झीलों को मिलने से महान झील बना है, तो सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। यह क्षेत्र के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे ताज़े पानी की झील है, यानी कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो दुनिया में सबसे बड़ी झील में आता है। यानी कि मीठे पानी की झील में सुपीरियर झील है जो जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ताज़े पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये मत समझिएगा कि तीसरी बड़ी झील कैसे हो जाएगा जबकि पहला बता रहा हूँ। तो वो आयतन के हिसाब से, आयतन मतलब गहराई होता है दोस्तों, तो गहरापन के हिसाब से, यानी कि उसमें क्षमता ज़्यादा है, पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है। ये बहुत फैला हुआ है लेकिन गहरा कम है, यानी कि पानी की मात्रा उसमें कम है, और उसमें ये तीसरी नंबर पे आता है बड़ा होने में। आयतन के हिसाब से ये तीसरा नंबर पे आता है, जबकि क्षेत्र में फैला हुआ है उसमें वह पहला नंबर पे आता है। तो आयतन के हिसाब से पहला सबसे बड़ा झील जो हो गया वो बैकाल झील है, जो रूस में है। ये बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है बैकाल झील कहाँ है, तो रूस में है। ये सब देखिएगा दोस्तों, इन सभी में को जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलते हुए आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जैसे बैकाल झील कहाँ का झील है, तो रूस का झील है। तंजानिया झील कहाँ का झील है, तो अफ्रीका का झील है। तो तंजानिया झील का भी आयतन बहुत अधिक है, ये दूसरा नंबर पे आता है। तीसरा नंबर पे आता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आयतन में तीसरा नंबर पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यह, अब जैसे कि आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हो गया। एक होता है गहराई वाला झील, छोटा है लेकिन गहरा ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तंजानिया दूसरा पे आता है। सबसे ज़्यादा गहरा झील है बैकाल झील, पानी इसमें ज़्यादा है। और सुपीरियर लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन इसमें पानी की मात्रा बैकाल और तंजानिया से कम है, इसलिए तीसरा नंबर पे ये आता है। चलिए इसका ऑप्शन और भी देखते हैं। तो अमेरिका और मेक्सिको जो ऑप्शन था उस पे आते हैं। अमेरिका और मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में 2 पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनकी सीमा सुपीरियर झील से बहुत दूर दक्षिण में स्थित है। यानी कि इससे कोई, सुपीरियर झील से मेक्सिको और अमेरिका का कोई संपर्क ही नहीं है। अरे पिलाए ना यार। इसकी सीमा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अमेरिका राज्यों से सटता है। जो मेक्सिको की सीमा जो है वो दक्षिण पश्चिम अमेरिका राज्यों से सटता है, जिसमें है कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास। ये जो 4 देश हैं इनके साथ मेक्सिको की सीमा सटता है और उत्तरी अमेरिका के राज्यों के साथ लगती है। और उत्तरी मैक्सिको के राज्यों के साथ जो इन चारों की सीमा है वो लगती है। इनके बीच में कोई महान झील या कोई भी झील नहीं है। अमेरिका और क्यूबा को देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और क्यूबा कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित 2 देश हैं, लेकिन इनके बीच कोई सीधी स्थलीय सीमा भी नहीं है, कोई स्थलीय सीमा भी नहीं है, कोई जलीय सीमा भी नहीं है। क्यूबा एक द्वीपीय राष्ट्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और इन दोनों देशों के बीच कोई भौगोलिक संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अमेरिका एवं कनाडा, जैसे अभी बताया उत्तर अमेरिका एवं कनाडा उत्तरी अमेरिका के 2 सबसे बड़े देश हैं।
अमेरिका और कनाडा जो हैं उत्तरी अमेरिका के दो सबसे बड़े देश हैं। कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला में रूस आता है, दूसरा में कनाडा आता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो कनाडा है। तो जबकि उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा है, उसके बाद अमेरिका आता है। ये दो सबसे बड़ी देश हैं और उनकी दुनिया की सबसे लंबी गैर सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी देश में गैर सैनिक यानी बिना सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी सीमा अमेरिका और कनाडा के बीच है। यह सीमा कई प्राकृतिक विशेषताओं के से होकर गुजरती है। कई प्राकृतिक विशेषता है जो इन दोनों के सीमा के बीच में है, जिनमें 5 महान नदियां हैं। 5 महान नदियों में अभी आपको बता रहा था सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओटारियो और मिशिगन। ये 5 नदियां मिलकर महान नदी बनती है। मिशिगन जो है वो पूरी तरह से अमेरिका में आता है और सेंट लॉरेंस नदी इसमें शामिल है। ये पांचों झील का जो मेन है वो सेंट लॉरेंस नदी शामिल है, जो फिर महासागर से इनको मिला देती है। सुपीरियर झील एक सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट लॉरेंस नदी है जो सुपीरियर झील की सीमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उत्तरी भाग कनाडा में और दक्षिण भाग अमेरिका में स्थित है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो हैं जो आप लोग के लिए बना कर लाया हूँ, 10 क्वेश्चन इस पे ध्यान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। आप लोग इस पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन को याद करने का कोशिश करेंगे। 5 महान झीलें किस महाद्वीप में स्थित हैं, तो 5 महान झीलें कहाँ स्थित हैं, अमेरिका और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। महादेश पूछ रहा है इसमें, महादेश में स्थित है तो अमेरिका महादेश में। 5 महान झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर सागर। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, अभी बताया मैंने आपको, आयतन के हिसाब से बैकाल झील हो जाएगा और लंबाई के हिसाब से ये हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर झील हो जाएगा। ह्यूरॉन झील किन 2 देशों के बीच में है, तो अमेरिका और कनाडा। ओंटारियो झील, तो ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। एरी झील, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में। मिशिगन झील पूरी तरह से किसके भीतर है, तो मिशिगन झील अभी बताया मैंने आपको कि मिशिगन पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर है। सेंट लॉरेंस नदी किन झीलों को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है, तो सेंट लॉरेंस नदी है जो ये 5 झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। 5 झील जो अभी आप लोग को बताया उसको है जो सेंट लॉरेंस नदी महासागर में जोड़ती है। सुपीरियर झील का पानी किस महासागर में जाता है, तो सेंट लॉरेंस नदी ले जाता है कहाँ, अटलांटिक महासागर में, तो इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर होगा। ग्रेट लेक्स क्षेत्र किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रेट लेक्स वही हो गया जो 5 सागरों को मिलकर बना है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन, उद्योग और पर्यटन। परिवहन के लिए भी काम आता है, उद्योग के लिए भी काम आता है और पर्यटन के लिए भी यह ग्रेट लेक काम आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो 4 ऑप्शन है, RBI, TNSSO, नीति आयोग और चौथा है वित्त सचिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा TNSSO। चलिए अब इसका डीपली देखते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP बोलते हैं, GDP का फुल फॉर्म होता है, GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GDP आजकल किसी देश को GDP देखा जाता है, GDP में कौन देश कितना आगे है, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। तो GDP के अधिकारी आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO देता है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस देता है। नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO है भारत सरकार की सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय इसको देखता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत एक प्रमुख सांख्यिकी संगठन है। विकल्पों में TNSSO का उल्लेख है जो वास्तव में NSO के गठन से पहले के 2 अलग संगठनों, यानी कि 2 अलग संगठन था उसको मिलाकर बनाया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये दोनों को मिलाकर बनाया है
NSSO मिलाकर बनाया गया है। वर्तमान में GDP के आंकड़े NSO द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको NSO भी बोलते हैं दोस्तों, NSO भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसके कुछ विकल्पों की ओर देखते हैं। तो इसका कुछ विकल्प इस तरह से है, देखते हैं हम लोग। जो विकल्प दिया गया था यानी RBI के बारे में, RBI के बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है और यह देश की मौद्रिक नीति तैयार करने, रुपए जारी करने और वित्तीय प्रणाली को विनिमय करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो RBI है वो भारत के केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य काम है कि मौद्रिक नीति अपनाना, पैसा जारी करना और वित्तीय प्रणाली को नियमित करना। जितना तरह का बैंकिंग क्षेत्र है उनको अपने तरफ से लोन देना और बैंकों का कानून बनाना RBI का काम है। दोस्तों RBI को बोला जाता है बैंकों का बैंक, ये भी क्वेश्चन में आता है, इसलिए याद रखिएगा, बैंकों का बैंक है RBI। RBI विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर डाटा एकत्र और विश्लेषण करता है, जिसमें GDP भी शामिल है। लेकिन यह GDP के आधिकारिक आंकड़े जारी करने वाली प्राथमिक संस्था नहीं है। यानी कि जो RBI है वो विभिन्न आर्थिक संकेतों और डाटा एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है, GDP भी शामिल है उसमें, लेकिन GDP की आधिकारिक आंकड़े यह नहीं देता, ये संस्था नहीं देता। RBI अपनी रिपोर्ट और नीतिगत वक्तव्यों में NSO द्वारा जारी किए गए GDP आंकड़ों का उपयोग करता है। TNSSO बोलते हैं या NSO उसको बोलते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। NSO है नेशनल स्टैटिक ऑफिस। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि NSO का गठन NSSO और CSO के विलय से हुआ है। NSO का गठन जो है NSSO और CSO के विलय से हुआ है, दोनों संस्था है उसको मिलने से हुआ है। यह संगठन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी गतिविधियों की योजना बनाता है, समन्वय करने और संचालन करने के लिए जिम्मेवार है। NSO विभिन्न क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय लेखा, जिसमें GDP भी शामिल है, औद्योगिक उत्पादन, मूल्य सूचकांक, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आदि पर व्यापक डाटा एकत्र करता है और नियमित रूप से रिपोर्टिंग प्रकाशित करता है, जिसमें GDP के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान शामिल होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में अब देखते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक शीर्ष नीति निर्माण संस्थान है। यह भारत का नीति निर्माण संस्थान है जो केंद्र और राज्यों के लिए नीतिगत दिशा और कार्यक्रम विशेषज्ञता का प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार के लिए सही तरह से नीतिगत दिशा निर्माण करता है। नीति आयोग आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करता है। यानी कि नीति आयोग का जो मुख्य काम है वो आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति और सतत विकास हो रहा है या नहीं, इसके लिए लक्ष्य प्रदान करता है कि इन लक्ष्यों पर जो स्टेट चल रहा है तो वो सब नीति आयोग के रणनीतियों पे चलता है। यह विभिन्न आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करता है, जिसमें GDP भी शामिल है। GDP को यह शामिल किए हुए है, लेकिन यह आधिकारिक आंकड़े नहीं देता है, यह आधिकारिक आंकड़े नहीं देता है। चलिए अब देखते हैं वित्त सचिव के बारे में। वित्त सचिव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में एक उच्च प्रशासनिक पद है। यानी भारत सरकार के जो सचिवालय के मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय, उसमें एक उच्च प्रशासनिक पद है। वे देश को वित्तीय नीतियों और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार के विभिन्न मामलों पर प्रमुख सलाहकार होते हैं। यह सरकार के विभिन्न मामलों में प्रमुख सलाहकार होते हैं कि किस तरह से नीति बनाया जाता है, ये सब बताने वाले एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। वित्त सचिव विभिन्न आर्थिक आंकड़ों पर नज़र रखते हैं
और उनका उपयोग सरकार की वित्तीय योजनाओं और बजट बनाने में करते हैं। बजट वगैरह बनाने में यही लोग पदाधिकारी लोग का ही हाथ होता है और वो आर्थिक जितने भी आंकड़े हैं सभी पे वो नज़र रखते हैं। लेकिन जीडीपी के आधिकारिक आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर एनएसओ को होती है, उनसे वित्त सचिव को कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो बनाया हूँ अब उस पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अभी आप लोग को बताया आरबीआई है। एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एनएसओ आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, MOSPI के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को प्रधानमंत्री ही लाए थे, पहले ये योजना आयोग के नाम से चल रहा था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा है। जीडीपी क्या मापता है? यह एक निश्चित अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य नापते हैं। यानी कि जीडीपी वह चीज़ है जिससे कि एक अवधि निर्धारित होता है जिसमें देश के भीतर जितने भी उत्पादित वस्तु हैं और जो सेवा हैं उसके कुल मौद्रिक मूल्य का मूल्यांकन करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? आप लोग को पता होगा 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष चलता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, फिर 1 अप्रैल होगा, फिर दूसरा वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। जीडीपी की गणना के कितने मुख्य तरीके हैं? तो जीडीपी के गणना के 3 मुख्य तरीके हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। 3 तरह से जीडीपी को आकलन करते हैं। क्या आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है? हाँ, आरबीआई गवर्नर जो हैं वह मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन 15 में यह हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पे आ गया। वित्त मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या होता है? वित्त मंत्रालय हर देश में होता है, हर मंत्रालय में होता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? देश की वित्तीय नीतियों का प्रबंधन करना होता है। वित्त मंत्रालय जो होता है देश की वित्तीय नीति के लिए प्रबंधन करना होता है, उनका काम होता है। अंतिम क्वेश्चन है, जीडीपी विकास दर पर क्या दर्शाती है? जीडीपी विकास दर क्या दर्शाती है? तो ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को दर्शाता है। जिसका जीडीपी ज़्यादा बढ़िया होगा उसका अर्थव्यवस्था और ज़्यादा वृद्धि किया है या डेवलप किया है, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि अमेरिका का जीडीपी भारत के जीडीपी से ऊंचा है, यानी कि वहाँ का विकास दर ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था वहाँ की ज़्यादा ही गतिशील है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन में स्त्रीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में कौन सा सहायक नहीं है? चना, सेम, मटर, धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। धान जो है नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक नहीं है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैसीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकने वाले अमोनिया NH3 या नाइट्रेट NO3 जैसे सक्रिय नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा एंजाइम नाइट्रोजनेज की मदद से की जाती है। जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण का जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है। अब आइए देखते हैं, चना जो है एक दलहन फसल है। इसके जड़ों में राइजोबियम जो होता है वह होता है। ये राइजोबियम है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहजीवी
बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके चना के जड़ों में। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यानी कि राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया जो वायुमंडल में जितना भी नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, जो फिर पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। इस सहजीवी संबंध से चने के पौधे को आवश्यक नाइट्रोजन मिलती है और मिट्टी की उर्वरा क्षमता है जो बढ़ती है। यानी कि चना जो है उसका फसल मिट्टी की उर्वरता क्षमता में अच्छा काम करता है और चने के पौधे से नाइट्रोजन मिलती है। सेम जिसको बीन्स बोलते हैं, विभिन्न प्रजातियां होती है। इसके विभिन्न प्रकार की फलियां जैसे कि राजमा, लोबिया, सोयाबीन, दलहन फसलें जितना भी हैं वो सब सेम के कैटेगरी में आते हैं। इनकी जड़ों में भी राइजोबियम बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे राइजोबियम फेसोली, ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिस्म सहजीवी रूप से निवास करते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। मटर के बारे में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, जिससे कि पौधे में आवश्यक नाइट्रोजन मिलती है। धान, सीधा ये जान लीजिए कि राइजोबियम जो होता है वो सभी तरह के दलहन फसलों में पाया जाता है। तो सेम, मटर, चना ये सब हो गया राइजोबियम के लिए है, दलहन फसल है ये सब, तो इसमें राइजोबियम पाया जाता है। और धान है जो दलहन फसल नहीं है, यह खाद्य फसल है और यह खरीफ फसल है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक प्रमुख अनाज की फसल है और यह फलीदार पौधा नहीं है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने की क्षमता नहीं होती है। इसके जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने की क्षमता नहीं होती है। हालांकि धान के खेतों में कुछ अन्य प्रकार के स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलियम आदि और नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया जैसे एनावेनिया मौजूद रहते हैं, जो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। अजोला एनाबीना सहजीवी संबंध भी धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देते हैं, लेकिन यह राइजोबियम लेग्यूम संबंध जितना प्रभावित नहीं होता है, यह उतना प्रभावित नहीं होता है। इसलिए पौधा सीधे तौर पर राइजोबियम आधारित प्रभावी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होते हैं। आइए इससे रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन पे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकल कर आया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में पौधे जो हैं ग्रहण करते हैं। लेग्यूम पौधों का एक सामान्य उदाहरण दीजिए। लेग्यूम पौधा जो है उसका एक उदाहरण मांग रहा है, तो उसमें हो जाएगा चना, सेम, मटर, दाल, जितना दलहन फसल है वो हो गया। गैर लेग्यूम पौधों का एक उदाहरण मांग रहा है, तो धान, गेहूं, मक्का ये सब गैर लेग्यूम पौधा है। नीले हरे शैवाल कहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नीले हरे शैवाल धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। उर्वरकों के पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध कराया जाता है? उर्वरकों में पौधों के लिए नाइट्रेट, अमोनिया या यूरिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपलब्ध होता है। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जितना दलहन फसलें होते हैं वो मिट्टी में उर्वरता बढ़ाते हैं, क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसी कारण से नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी के रूप में बदलना है और मिट्टी को वह उर्वरक बना देता है। अजोला नामक जलीय फर्न किसके साथ मिलकर धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
एनाबीना के साथ मिलकर यह धान के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। नाइट्रोजन एंजाइम किस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एंजाइम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास जो है वो ट्राइसेम योजना से संबंधित रखता है। चलिए आइए अब हम लोग इसका डिटेल से देखते हैं। तो ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस योजना का जो शुरुआत है भारत सरकार ने 1779 में शुरू किया था और एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को कौशल और विकास प्रशिक्षण प्रदान करना होता है ताकि वे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। इस योजना के तहत युवाओं में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय और अन्य ग्रामीण व्यवसायों में संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इसका काम होता है। तो देखिए ट्राइसेम योजना जो है वो ग्रामीणों में जितने युवक हैं 18 से 35 साल के लोग, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से पशुपालन किया जाए, किस तरह से मछली पालन किया जाए, मुर्गी पालन किया जाए, तो कृषि से संबंधित, हस्तलिपि से संबंधित किस तरह से ईंटें बनाया जाए, किस तरह की बर्तन, ये सब बनाने का जो है वो ट्राइसेम योजना के तहत बताया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी तो कौशल विकास योजना चल रहा है जिसमें आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड या आधुनिक युग में जो डिजिटलीकरण शिक्षा है वो दिया जाता है। तो ट्राइसेम योजना दिया जाता था ट्राइसेम जो योजना है वो पहले गाँव में दिया जाता था लोगों को कई तरह के स्किल डेवलप करने के लिए, जो ग्रामीण इलाकों के का ही काम है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब शहरों में नहीं होता है, ये सब ग्रामीणों में ही हो सकता है, इसलिए ट्राइसेम योजना गाँवों में चलाया गया था। 1779 में 1979 में इसका उद्घाटन हुआ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अभी सुबह से ही 3-4 क्लास लेकर आया हूँ तो थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो जाता है। ज़रा सा पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड। अरे क्या आ गया। सभी विकल्प जो दिए हुए हैं उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो शहरी विकास योजना क्या है जो उस पर देखते हैं। शहरी विकास योजना मुख्य रूप से शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, सार्वजनिक परिवहन और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास और प्रबंधन पर केंद्रित होती है। ट्राइसेम का प्रत्यक्ष लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को रोजगार सृजन नहीं देता है। तो शहरी क्षेत्र में के जो योजना होता है उसमें होता है कि सड़क का विकास, पानी की व्यवस्था, स्वच्छता, आवास का योजना होता है, परिवहन और अन्य शहरी सुविधा के विकास, शहर में के विकास के लिए जो सुविधाएं होती हैं उस तरह का योजना देना होता है, जो कि ट्राइसेम योजना जो होता है वो गांव के विकास के लिए होता है। ग्रामीण विकास योजना का व्यापक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास प्रदान करना होता है। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, ये सब जो है वो ट्राइसेम योजना के तहत में आता है। ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करके और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास के लक्ष्य में योगदान करती है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित होता है। ट्राइसेम योजना के तहत कौशल यानी स्किल जो सिखाया जाता है युवाओं को, वो खुद से रोजगार करने के लिए सिखाया जाता है, जैसे कि मछली पालन, कृषि हो गया, ये सब तरह का स्किल सिखाया जाता है ताकि रोजगार वो लोग खुद स्वयं से ही ग्रहण करें, किसी सरकार पे डिपेंड रहना ना पड़े। औद्योगिक विकास क्या होता है वो देखते हैं। औद्योगिक विकास योजना देश के उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है।
यानी कि औद्योगिक विकास जो होता है कि बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी ये सब आधुनिक तरह से विकास करने के लिए होता है कि बड़ा बड़ा उद्योग फैक्ट्री ये सब लगे। इसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना होता है, रोजगार सृजित करना और आर्थिक विकास को गति देना होता है। औद्योगिक विकास योजना भी है वो देश को या राज्य को औद्योगिक विकास करने के लिए होता है, जिसमें जिसका लक्ष्य होता है कि आधुनिकीकरण तरीके से शहर या देश का विकास किया जाए, उद्योग धंधा ये सब लगाया जाए ताकि रोजगार अधिक से अधिक लोगों को मिले और भारत सरकार या राज्य सरकार उस उद्योग से पैसा भी अच्छा तरीके से कमाए। ट्राइसेम का मुख्य ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमानों और स्वरोजगार पारंपरिक व्यवसायों पर था, न कि बड़े उद्योगों के विकास पर है। आइए अब चलते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। ट्राइसेम का पूरा नाम पूछता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। ट्राइसेम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से कौन सा योजना चलाया गया? तो ट्राइसेम योजना चलाया गया। ट्राइसेम योजना अभी भी उसी रूप में चल रही है। इसका उत्तर होगा इसे अन्य योजनाओं में समाहित कर दिया गया है, यानी कि अन्य योजनाओं में है ना, इसको जोड़ दिया गया है। ट्राइसेम योजना सिर्फ ट्राइसेम के नाम से नहीं चल रही है, किसी अन्य योजना में इसको समाहित कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। इसको ट्राइसेम में समाहित कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की कुछ अन्य मुख्य योजनाएं बताइए। ग्रामीण विकास योजना की जैसे कि देखिए मनरेगा हो गया, गांव में ही मिलता है। प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना हो गया, ये भी गांव में ही मिलता है, शहर में ये नहीं मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ये सब को भी ट्राइसेम योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय के कुछ प्रमुख योजना बताइए। शहर का जो होता है वो स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहर का है। प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ शहरी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कुछ पहलें बताई हैं। जैसे कि औद्योगिक विकास के लिए, तो औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ा पहल तो है मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया लाया है, स्टार्टअप इंडिया लाया है। ये सब औद्योगिक विकास के लिए लाया गया योजना है। ये सब पूछता है दोस्तों। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य सरकारी योजना का नाम बताइए। खुद से स्वरोजगार कैसे बनाया जाता है, कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन मिलता है। वह खुद से अपने लोन के लिए गए पैसे से खुद से रोजगार अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, जिसमें उनको अपना स्किल है वो बिजनेस खड़ा करते हैं और खुद से स्वरोजगार प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आज का छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक थोड़ा सा गलत है, बाल्टिक थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है। इस तरह से होगा दोस्तों, बाल्टिक, बा आधा ल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल्टिक देश से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं इसके जो ऑप्शन है उस पर देखते हैं एक बार। इसका पहला ऑप्शन है एस्टोनिया, उसके बारे में देखते हैं। आधिकारिक तौर पर एस्टोनिया गणराज्य उत्तरी यूरोप से स्थित एक संप्रभु राष्ट्र है। एस्टोनिया है जो उत्तरी यूरोप से स्थित है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा बोल दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर से देखते हैं।
इसकी भौगोलिक स्थिति बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर फिनलैंड की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर रहती है। इसकी सीमा उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी के पार फिनलैंड के समुद्री सीमा साझा करती है, पश्चिम में बाल्टिक सागर से लगती है, दक्षिण में लातविया के स्थलीय सीमा साझा करती है और पूर्व में रूस के साथ लंबी स्थलीय सीमा है। ऐतिहासिक रूप से एस्तोनिया पर विभिन्न शक्तियों का शासन रहा है। एस्तोनिया भी पहले गुलाम था, जो 3-4 देश का है, जो डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड और रूस शामिल है इसको गुलाम बनाने में। 1918 में स्वतंत्रता की घोषणा करता है, लेकिन 1940 में फिर से यह सोवियत रूस के कब्जे में आ जाता है और जब 1991 में यूएसएसआर का टुकड़ा हुआ तब ये जाके स्वतंत्र हुआ। एस्तोनिया एक विकसित देश है और जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र और उद्योग पर आधारित है, यानी कि सेवा क्षेत्र और उद्योग पर आधारित है। यह यूरोपीय संघ, नाटो और OECD का सदस्य है। नाटो का भी यह सदस्य है एस्तोनिया। इसकी संस्कृति में फिनिश और स्कैंडिनेवियाई प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका संस्कृति जो है स्कैंडिनेवियाई के प्रभाव में दिखता है। लातविया के बारे में देखते हैं। आधिकारिक तौर पर लातविया गणराज्य उत्तरी यूरोप में स्थित एक संप्रभु राष्ट्र है। यह बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, एस्तोनिया के दक्षिण में और लिथुआनिया के उत्तर में है। इसकी सीमाएं उत्तर में एस्तोनिया के दक्षिण में लिथुआनिया से, पूर्व में रूस और दक्षिण पूर्व में बेलारूस से स्थलीय सीमा साझा करती है और पश्चिम में बाल्टिक सागर से लगती है। यानी कि बाल्टिक देश का अर्थ हो गया कि बाल्टिक सागर से लगने वाला देश। लातविया एक जटिल इतिहास रहा है लातविया का, जिसमें विभिन्न विदेशी शक्तियों का शासन शामिल है। भारत की तरह ये लोग भी गुलामी थे। इनमें 1918 में स्वतंत्रता की घोषणा की। लातविया भी 1918 में घोषणा की और 1940 में संयुक्त राष्ट्र इसको भी कब्जा लिया। फिर 1991 में जब संयुक्त राष्ट्र का विखंडन हुआ, यूएसएसआर का विखंडन हुआ, तो ये भी आज़ाद हुआ। लातविया एक विकसित देश है, यह डेवलप्ड देश कंट्री है। इसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि का योगदान है। यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। इसकी संस्कृति में जर्मन, रूसी और कैनेडियाई प्रभाव मिलते हैं। यानी कि यहाँ के यह जो देश है यह भी नाटो से जुड़ा हुआ है। रूस से सटे हुए जितना भी छोटा बड़ा जो देश हैं वो सभी नाटो के सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि रूस से वो लोग डरते हैं कि वो कहीं हमला न कर दे। और नाटो का नियम कहता है कि कोई भी देश अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पे हमला करता है तो नाटो में जितना भी सदस्य देश हैं सभी मिलकर उस पर हमला कर देंगे। इसलिए यह डर के हमारे नाटो में शामिल हो गया था कि रूस दोबारा इस पर कब्जा ना कर सके। इसकी संस्कृति में यानी कि वहाँ के जो लोगों का वेशभूषा या बोलचाल है उसमें जर्मनी, रूसी और स्कैंडिनेवियाई प्रभाव देखने को मिलता है। बेलारूस के बारे में देखते हैं। तो बेलारूस नाम से ही लग रहा है रूस, तो रूस से ही सटे हुए होगा। आधिकारिक तौर पर बेलारूस गणराज्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। यानी कि यह कोई भी किसी भी समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। स्थल रुद्ध मतलब हो गया कि चारों ओर स्थलीय देशों से, जैसे कि नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, ये भारत है, तो इधर नेपाल है, उधर चाइना है। तो नेपाल किसी भी एंगल में समुद्र से नहीं सटा हुआ है, इसलिए यह स्थल रुद्ध देश है। तो बेलारूस भी एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी कोई सीधी सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। यह लातविया और लिथुआनिया के पूर्व में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में लातविया और लिथुआनिया से, पूर्व और दक्षिण पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से और पश्चिम में पोलैंड से स्थलीय सीमा साझा करती है। ये इसका हो गया, चौहद्दी हो गया। बेलारूस का इतिहास भी विभिन्न शक्तियों के प्रभाव में रहा है। यानी कि वहाँ के आसपास जो भी कंट्री थे वो सभी कई देशों के गुलाम रह चुके हैं। कभी लिथुआनिया के ग्रैंड, कभी डची, कभी पोलैंड का हिस्सा इस पे कब्जा किए हुए रहता था। रूसी साम्राज्य सोवियत रूस का हिस्सा बना और 1991 में
इसको स्वतंत्र घोषित किया गया। जब रूस को विखंडन हुआ, यूएसएसआर का विखंडन हुआ, तब इसको भी आज़ादी मिली। बेलारूस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग और कृषि पर आधारित है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है और रूस के साथ इसका घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध है। यह जो बेलारूस जो है वो यूरोपीय संघ यानी नाटो का सदस्य नहीं है। यह इसका रूस से बहुत अच्छा संबंध है। इसकी संस्कृति में पूर्वी स्लाविक प्रभाव देखने को मिलता है। अब आइए लिथुआनिया के बारे में देखते हैं। आधिकारिक तौर पर लिथुआनिया गणराज्य उत्तरी यूरोप में स्थित संप्रभु राष्ट्र है। यह बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर इससे भी टच होता है। लातविया के दक्षिण में और पोलैंड और रूस के उत्तर में है। उत्तरी सीमा उत्तर में लातविया के दक्षिण में पोलैंड और बेलारूस से दक्षिण और पश्चिम में रूस के कालिनिंग्राद ओब्लास्ट से स्थलीय सीमाएं साझा करती है और पश्चिम में बाल्टिक सागर से लगती है। लिथुआनिया एक समृद्ध और स्वतंत्र इतिहास रहा है, जिसमें लिथुआनिया का ग्रैंड डची एक शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति है। इसमें 1918 में स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1940 में इसको भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था और 1991 में इसको स्वतंत्र किया। लिथुआनिया एक विकसित देश है। इसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि योगदान है। यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। इसकी संस्कृति में बाल्टिक और स्लाविक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह भी यानी नाटो का संघ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको और देखते हैं। बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर कितने देश स्थित हैं जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 3, बेलारूस को छोड़ के तीनों। बाल्टिक देशों के नाम बताइए। तो एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क इसका राजधानी है, याद रखिएगा दोस्तों। एस्तोनिया की राजधानी तेलिन। लातविया की राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। क्या पोलैंड एक बाल्टिक देश है? नहीं, इसकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, लेकिन इसे आमतौर पर बाल्टिक देश नहीं माना जाता है। सागर से ये लगती है, लेकिन आमतौर पर इसको बाल्टिक देश नहीं माना जाता है। फिनलैंड में किस सागर के तट पर स्थित? उत्तर बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की किस सागर के तट पर स्थित है? फिनलैंड किस सागर पर स्थित है? तो यह बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी के पास स्थित है। रूस का कौन सा क्षेत्र बाल्टिक सागर से लगता है और लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है? तो कालिनिंग्राद ओब्लास्ट है। यह जो है लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है। बाल्टिक देशों ने किस वर्ष सोवियत रूस से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1991 में यह रूस से स्वतंत्रता प्राप्त की। क्वेश्चन 7 में आते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए आइए देखते हैं इसके ऑप्शन पे। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं माइकल मधुसूदन दत्त को पहले देखते हैं। ये एक साधारण बंगाली कवि और नाटककार थे जिन्होंने बंगाली साहित्य में क्रांति ला दी थी। इन्होंने पश्चिमी साहित्य शैलियों जैसे कि मुक्त छंद और त्रासदी को बंगाली कविता में सफलतापूर्वक पेश किया। यह बंगाली कवि थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघनाथ वध, काव्य मेघनाथ का वध जो है इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह क्वेश्चन में आता है मेघनाथ वध किसकी रचना है? तो माइकल मधुसूदन दत्त का है। 1824 में इनका जन्म हुआ, 1873 में इनको मृत्यु हुआ। मेघनाथ जो रामायण की कहानी को एक नए और वीर रसपूर्ण दृष्टिकोण से दर्शाता है। इनकी कविताओं में देशभक्ति की भावनाएं भी व्यक्त हुई है, लेकिन उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका साहित्य करियर डेरोजियो के बाद फला फूला है। यानी डेरोजियो हैं, इनसे पहले आए थे। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। चार्ल्स विल्किंस। 1749 में इनका जन्म हुआ, 1825 में इनकी मृत्यु हुई। यह प्रतिष्ठित ब्रिटिश प्राच्यविद और टाइपोग्राफर थे। इन्होंने प्रारंभिक ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं और संस्कृत के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया और भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चार्ल्स विल्किंस जो हैं वो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे जिसने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन और साहित्य से परिचित कराया। इन्होंने जो वेस्टर्न कंट्री है उनको भारत के दर्शन और भारतीय दर्शन और भारत के साहित्य जो है उससे परिचित करवाया। वो लोग नहीं जानते थे उतना, ये साहित्य के माध्यम से परिचित करवाएं। इन्होंने बंगाली और फारसी टाइपोग्राफी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनमें इन भाषाओं में मुद्रण संभव हो सका है। वह एक महान विद्वान थे लेकिन उनकी पहचान मुख्य रूप से कवि के रूप में नहीं है। चलिए अब तीसरा में आते हैं, देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका जन्म 1809 में हुआ था, 1831 में इनकी मृत्यु हुई। काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। एक प्रभावी भारतीय शिक्षक, कवि, पत्रकार और एक कट्टरपंथी विचारक थे। 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में पढ़ाया और अपने प्रगतिशील तर्कवादी और राष्ट्रवादी विचारों से युवा छात्रों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। इनके अनुयायी जो थे वो डेरोजियन कहलाते थे और उन्होंने 19वीं शताब्दी में के बंगाल में सामाजिक और बौद्धिक जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनकी कविताओं में स्वतंत्र, न्याय, तर्क और देशभक्ति के प्रबल स्वर देखने को मिलता है। उनकी प्रारंभिक मृत्यु 22 वर्ष की अवस्था में हो जाता है कोलेरा से। उनके राष्ट्रवादी और सुधारवादी विचारों का भारतीय बुद्धिजीवियों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना है। हरिश्चंद्र के बारे में आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा। तो हरिश्चंद्र क्या थे? हिंदी साहित्य के एक महान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, नाटककार, लेखक और पत्रकार थे। उन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक माना जाता था क्योंकि उन्होंने हिंदी कविता और गद्य में एक नई दिशा दी थी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक कुरीतियाँ पर व्यंग और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की थी। हालांकि वे एक प्रबल राष्ट्र कवि थे लेकिन उनका साहित्य करियर डेरोजियो के बाद का है। यह भी एक अच्छे राष्ट्रवादी कवि थे लेकिन इनका जो करियर स्टार्ट हुआ है 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मृत्यु हुआ, तो ज़्यादा दिन इनका भी करियर नहीं रहा। लेकिन ये डेरोजियो के बाद आए इसलिए इनको राष्ट्रकवि का दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने। मेघनाथ वध काव्य के लेखक कौन है? अभी पढ़ा है आप लोगों ने, माइकल मधुसूदन दत्त। भगवत गीता को विल्किंसन ने लिखा है, चार्ल्स विल्किंस ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जनक माना जाता है, आधुनिक काल का। डेरोजियो किस कॉलेज के शिक्षक थे? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे। 22 वर्ष में मृत्यु हो गया लेकिन कॉलेज के वह टीचर रह चुके हैं। डेरोजियो के अनुयायी को डेरोजियन कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो भारत दुर्दशा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध रचना है। माइकल मधुसूदन दत्त ने किस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की? तो मेघनाथ वध का जो माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका रचना किया। चार्ल्स विल्किंस ने किस एशियाई भाषा के टाइपोग्राफी के विकास में योगदान दिया? तो बंगाली और फारसी भाषा में। डेरोजियो का निधन किस अवस्था में हुआ था? तो 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में अब देखते हैं कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक करिश्माई बैरिस्टर, राजनीतिक और पाकिस्तान के संस्थापक थे। एक वकील थे और
राजनीतिकार भी थे, पाकिस्तान के संस्थापक में उनका हाथ रहा। वे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता और उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत की थी। ये मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की वकालत कर रहे थे, सोच रहे थे कि मुसलमानों के लिए अलग एक देश बन जाए, और करवा ही दिया साले ने। जिन्ना को लगता था कि गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, यानी कि उनको लगा ना कि गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है उसमें मुस्लिमों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई बढ़िया प्रतिनिधि नहीं प्रतिनिधित्व कर रहा है मुसलमानों के लिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व है। यानी कि उनको लगा कि गोलमेज में जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस INC जो है, उसका प्रभुत्व ज़्यादा चल रहा है। उनकी मुख्य चिंता मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना था। वो मुसलमान के लिए मरने वाले आदमी में से थे, मुसलमान का हर हित के लिए हर चीज़ करने का कोशिश करते। इसी कारण से उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया। यही कारण है कि उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसी में भाग नहीं लिया। वे अपनी अलग रणनीति पर केंद्रित रहे हैं, जिसका अंत भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण से हुआ। जिसका देखिए अंत क्या हुआ, भारत 2 भागों में बट गया, एक पाकिस्तान बन गया मुस्लिम देश। तेज बहादुर सफरू 1875 में इनका जन्म हुआ, 1949 में इनकी मृत्यु हुई। एक प्रख्यात उत्तरवादी राजनीतिक नेता और एक प्रतिष्ठित कानूनविद थे, यानी कि ये भी एक बैरिस्टर थे। इन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और संवैधानिक सुधारों के लिए अथक प्रयास किया। एकता अखंडता के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया, सुधार करने का बहुत कोशिश किया। सफरू तीनों गोलमेज सम्मेलन में सक्रिय रूप से उपस्थित थे और उन्होंने भारतीय संवैधानिक विकास पर महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। सफरू जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और भारत के विकास, संवैधानिक विकास और भारत के चर्चा पर महत्वपूर्ण भाग में आवाज़ भी उठाया। वे किसी विशेष सांप्रदायिक समूह के कट्टर समर्थक नहीं थे। उनको ये नहीं था कि हिंदू या मुसलमान के कट्टर समर्थक रहें कि मुस्लिम के लिए यह कर दीजिए या हिंदू के लिए यह कर दीजिए। उनका किसी भी जाति धर्म से कोई समर्थन नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें सभी समुदायों के अधिकार सुरक्षित हों। उनका कहना था कि भारत ऐसा देश बने जिसमें हिंदू मुसलमान सभी का सभी अधिकार सुरक्षित रहे, सभी स्वतंत्र रूप से रहें और भाईचारे के साथ रहें। चलिए, अब कानून के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। एक असाधारण समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलितों के महान नेता थे। यह दलितों के महान नेता थे, वकील थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत डिग्री था इनके पास। अम्बेडकर बहुत जाने माने वकील भी रह चुके हैं, राजनीतिक में भी रहे हैं, अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्री हैं ये, और दलितों का ये नेता रह चुके हैं। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित समुदाय के अधिकारों और हितों का पुरजोर तरीके से प्रतिनिधित्व किया। यह इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें दलितों के लिए विशेष, एकदम विशेष ध्यान दिया। जैसे कि जिन्ना ने मुसलमानों के लिए दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए विशेष तरीके से प्रतिनिधित्व किया। अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया जा सके और उच्च जाति के प्रभुत्व से मुक्ति मिल सके। उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे भारतीय संवैधानिक चर्चाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अम्बेडकर जो थे वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो बड़े जाति हैं उनसे इनको मुक्त कर दिया जाए, इनका अलग निर्वाचक मंडल होगा और इनका अलग निर्वाचन होगा, ऊंची जाति के चंगुल में ये न रहेंगे। देखते हैं कोई ऑप्शन डी में आगा खां 1877 से 1957 इस्लामिक मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता थे।
इमाम थे, यानी कि जो पंडित होते हैं वो होते हैं, और आखिरी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग है उसके पहले अध्यक्ष थे ये। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व किया और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और सुरक्षा की वकालत की। यह भी सेम टू सेम जस्ट लाइक मोहम्मद अली जिन्ना के जैसा ही थे। इन्होंने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी सुरक्षा के लिए वकालत की। आगा खान ने मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को सम्मेलनों में प्रभावी ढंग से रखा और भारतीय मुसलमानों के लिए संवैधानिक सेफगार्ड सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग को अधिक फ़ायदा देने के लिए, मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुनिश्चित करने का, संवैधानिक जो सेफ्टी है उसको सुनिश्चित करने पर जोर दिया और मुसलमानों की जो बात है वो प्रभावित ढंग से कहे थे। अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग आते हैं और देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन कौन वर्ष में हुआ? तो 1930 से स्टार्ट हुआ, 30, 31, 32 लगातार हुआ। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा वो क्यों हो रहा था? तो उसमें भारतीय संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए हो रहा था। इसलिए सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने अपना तरफ से अलग अलग संवैधानिक सुधार की बात कही है। अम्बेडकर साहब ने दलितों के लिए कहा, आगा खान ने मुसलमानों के लिए कहा। इस तरह से सभी ने भारतीय संविधानों में सुधार के लिए अलग अलग पक्ष लिया। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया? तो अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज में दलितों के लिए आवाज़ उठाया। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खां। इनके नाम से फुटबॉल खिलाया जाता है, फुटबॉल कप है आगा खां ट्रॉफी। किस उदारवादी नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तेज बहादुर सप्रू जो हैं उन्होंने, वह उदारवादी नेता थे इसलिए उनको उदारवादी नेता कहा जाता था। तो तेज बहादुर सप्रू ने तीनों में भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? तो मुस्लिम लीग के ये प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी सिर्फ एक गोलमेज में भाग लिए, वो था दूसरा गोलमेज 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो पहला गोलमेज में है ना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया? यानी कि मुस्लिम लीग चाह रहा था कि पाकिस्तान अलग हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग में अपना प्रस्ताव शामिल किया, जो 1940 में शामिल किया गया। गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप भारत के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन के लिए भारत के लिए 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वह शामिल हुआ। आइए क्वेश्चन 9 में अब हम लोग आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए सूची जो है, समवर्ती सूची वगैरह, ये आप लोग से अनुसूची भी पूछेगा। तो चलिए अनुसूची के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अनुसूची पूरा याद हो जाएगा। पहला में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, तो पहला में संघ, राज्यों का संघ है, तो पहला में संघ की बात कहा गया है। अनुसूची पहला में 12 अनुसूची हैं दोस्तों, तो 12 अनुसूची को आप लोग को याद करवा देता हूँ। पहला में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, तो संघ की बात कहा गया। दूसरा अनुसूची में कहा गया है कि भारत में जितने भी भारत में जितने भी बड़े पद हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वकील वगैरह हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे? दूसरा में पहले पैसा लेंगे, पैसा पहले ले लेंगे, यानी कि उनका वेतन का जिक्र हुआ है। पहले वेतन, उसके बाद कोई काम होगा, तो दूसरा में वेतन हो जाएगा। तीसरा में क्या किए हैं वो लोग? वेतन अब ले लिए हैं तो क्या करेंगे? याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जब वेतन ले लेंगे तो क्या करेंगे? शपथ लेंगे,
पहले वेतन फिर शपथ। चौथा में क्या है, राज्यसभा में सीटों की बात कही गई है। तो चार में चौथा कब होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो राज्यसभा बूढ़ों का सदन है, हम लोग जानते हैं। तो चौथा होगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है। तो 4 से चौथा, 4 से राज्यसभा, 4 से चौथा हो गया। चौथा में कौन किसका होता है, तब बूढ़ों का। बूढ़ा कौन होता है, जो राज्यसभा में जाता है। 5 आप लोग देखिएगा, 5 इस तरह से लिखाता है, एस ऐसे लिखाता है, इसी तरह 5 लिखाता है। तो SC ST के बारे में 5 में चर्चा किया गया। 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में राज्यसभा में सीटों के बारे में चर्चा किया गया। 6 हो गया। अब हम लोग 7 में आते हैं। 7वीं अनुसूची में स से 7 होता है, स से सूची होता है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब अनुसूची 7 में आते हैं। 8 में भाषा का प्रयोग, अनुसूची 8 में भाषा का हुआ है। अनुसूची 9 में अब आते हैं। तो 9 में जो है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में बोला गया है कि भूमि सुधार अधिनियम जो है, भूमि सुधार, 9 में भूमि सुधार है। 10 दल बदल है, दल बदल से संबंधित जो कानून है उससे रिलेटेड है। 11 में जोड़ा गया पंचायती राज, पंचायत। और 12 में नगर निगम, नगर पालिका जिसको बोलते हैं, नगर निगम। तो आप लोग को सभी अनुसूची बता दिया हूँ। अब चलता हूँ क्वेश्चन पे। इनमें कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है दोस्तों उन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। आइए देखते हैं हम लोग और भी ऑप्शन के बारे में डिटेल देखते हैं। तो शिक्षा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। शिक्षा मूल रूप से राज्य 2 का विषय था, पहले था, लेकिन 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यानी कि शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना अधिकार आजमा सकता है। इस परिवर्तन का अर्थ है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही शिक्षा से संबंधित कानूनों को बना सकती है। यानी कि केंद्र सरकार भी अपना कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है। किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है। अगर कोई कानून बना दिया, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही कानून बना दिया और दोनों में टकराव, मतलब हो गया कि राज्य केंद्र की सरकार के जो कानून है उस पर विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वही वो राज्य को मानना होगा, वो मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। शिक्षा के समवर्ती सूची में होने से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीतियों में समन्वय और एकरूपता लाने में मदद मिलती है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। परिवार नियोजन, अब देखते हैं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है। तो परिवार नियोजन एक और जनसंख्या नियंत्रण का विषय समवर्ती सूची 3 के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकती है और नीतियां तैयार कर सकती है। परिवार नियोजन में दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को लागू करने और विभिन्न राज्यों के भीतर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने में और ये सब करने में परिवार नियोजन को है केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए परिवार नियोजन को दोनों में रखा गया, यानी समवर्ती सूची में रखा गया। वन्य और वन्य जीवों की संरचना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य सूची
से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। पहले वन जो था वो राज्य सूची में था, तो राज्य सूची में होने के कारण क्या हुआ कि राज्यों में इसका दुरुपयोग होने लगा। कई राज्य सरकार जो थे वो वनों को अपने गलत तरीके से यूज करने लगे, जिस कारण से 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो वन को क्या किया गया कि समवर्ती सूची में रख दिया गया, यानी कि वन के खिलाफ वन से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे वो दोनों के लिए होंगे, दोनों बनाएंगे। इस पे राज्य सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस परिवर्तन का उद्देश्य वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को राष्ट्रीय महत्व देना, क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। वन्य जैव विविधता के लिए और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ही वन के प्रबंधन, संरक्षण और विकास से संबंधित कानून बना सकती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों संबंधित कानून बना सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार सोचेगी कि वन पे अपना अधिकार जमा लें या किसी तरह से गलत तरीके से उसका उपयोग करें, तो इस पे केंद्र सरकार इसको बाध्य करेगी, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। आखिरी सूची है दोस्तों, आखिरी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था। स्थानीय सरकार से रिलेटेड होता है पंचायती राज व्यवस्था, इसको राज्य सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के अनुसूची अभी बताया कि अभी अनुसूची बता रहा था दोस्तों, अनुसूची नहीं वो भाग होगा। आप लोग अनुसूची नहीं, अनुसूची 22 अनुसूची है, 12 भाग 22 अनुसूची है, इसलिए वो जो अभी बता रहा था वो भाग बता रहा था। तो संविधान के भाग 9 में बहुत कंफ्यूज, सॉरी जो अभी बताया वो अनुसूची ही था। भाग 22 हैं, 22 भाग हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो 22 भाग हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। तो 9वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 जी राज्यों को पंचायतों को शक्तियों और अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। देखिए 243 का ओ तक है ना, जो पंचायत का बात कहता है। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायत की बात करता है। केंद्र सरकार पंचायतों के लिए विभिन्न योजनाएं और दिशा निर्देश जारी कर सकती है और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन पंचायतों से संबंधित विस्तृत कानून बनाने का अधिकार और शक्तियों का निर्धारण करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य विधानमंडलों के पास होगा। प्रत्येक राज्य अपने विशिष्ट सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायती राज्यों पर कानून बना सकते हैं, यानी कि पंचायती राज जो है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य सूची में ये आता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं जिसमें विषयों का विभाजन किया जाता है? तो 3 है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची के विषय पर। तो संघ सूची में तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाता है। राज्य सरकार में विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। रक्षा किस सूची का विषय है? रक्षा है जो संघ सूची का विषय है, यानी कि रक्षा मतलब हो गया BSF, ये सब जो नेशनल लेवल के जो सैनिक हुए उनसे रिलेटेड है। कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि है जो राज्य सूची का विषय है, राज्य इस पे कानून बनाएंगे। बैंकिंग किस सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है, यानी कि बैंकिंग जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत आता है, कोई राज्य सरकार का अपना पर्सनल बैंकिंग क्षेत्र नहीं होता है। स्थानीय सरकार किस सूची का विषय है? तो स्थानीय सरकार में आ गया आपका पंचायती राज, तो ये हो गया राज्य सूची का विषय है। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और बनाते हैं।
तो इसका क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला हम लोग देखते हैं वो किसके भांति व्यवहार करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। चलिए इसमें अब देखते हैं उत्तल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण होता है, इसके परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, यानी कि उत्तल दर्पण जो ऐसे है इस पे ऐसे होता है, ये गोलाकार है, बाहर की तरह उभरी होती है। इस दर्पण हमेशा आभासी वास्तविक प्रकाश किरणों से बनी होती है, यानी कि यह आभासी होता है, यानी कि वास्तविक होता है। इसमें क्या होता है, सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा किरणों को अपसारित करती है, यानी फैलाती है, यानी कि इधर से किरण आएगा तो इधर फैल जाएगा, इधर से किरण आएगा इधर फैल जाएगा। तो उत्तल दर्पण जो है किरणों को फैलाती है। इसका उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए दर्पणों के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। उत्तल दर्पण को क्या करते हैं कि एक जो वाहन के पीछे में जो दर्पण लगा होता है उसके रूप में यूज करते हैं। जल में वायु का बुलबुला प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम नहीं करती है, बल्कि अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जल में जो वायु का बुलबुला है वह किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। अवतल दर्पण अब देखते हैं। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई होती है, यानी कि ऐसा धंसा हुआ होता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों तरह की प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि अवतल दर्पण दोनों तरह के प्रतिबिंब वास्तविक भी बनाएगी और काल्पनिक भी बनाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। इसका सीधा तरीका आप देख लीजिए। वास्तविकता जो होता है, वास्तविकता हमेशा उल्टा होता है, यानी और काल्पनिक यानी कि आभासी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो वास्तविकता में हम लोग कल्पना क्या करते हैं कि हम लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छे लोगों से मिलें, हर चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं। तो काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो हमको आके 2 तबड़ाक मार दिए, प्रधानमंत्री हैं आके हमको फांसी दे दें, ये नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री से मिलें, प्रधानमंत्री हमसे हाथ मिलाएं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ हम लोग फ़ोटो खिंचवाएं। तो हम लोग जो कल्पना करते हैं वो हमेशा सीधा होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता हमेशा उलट जाता है, उल्टा होता है। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से हम लोग हाथ मिलाएं, और वास्तविकता में क्या होता है कि महेंद्र सिंह धोनी हमको देखने भी नहीं दिए, वो दूर से ही मार के हमको भगा दिए। तो वास्तविकता हमेशा उल्टा हो जाता है। तो ये याद करने का एक तरीका है कि वास्तविकता हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक जो हम कल्पना करते हैं वो हमेशा सीधा होता है। अच्छा चीज़ हम कल्पना करते हैं, वास्तव में वो सब चीज़ हमारे साथ बुरा होता है। ये दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। इनका उपयोग टॉर्च, हेडलाइट, सेविंग मिरर और भट्टियों में किया जाता है। जैसे कि यह दर्पण जो है अवतल दर्पण, वो क्या करता है कि एक जगह इधर से प्रकाश आया यहाँ आ गया, इधर से प्रकाश आया यहाँ आ गया। तो ये क्या करता है ना, प्रकाश को फैलाता है, इधर उधर फैलाता है। यहाँ से टकराया ऐसे आ गया, इधर से टकराया ऐसे आ गया, तो ये प्रकाश को फैलाता है। तो इसलिए इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं। टॉर्च क्या करता है, फैला के निकालता है। सेविंग मिरर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। जल में वायु का बुलबुला दर्पण नहीं है। जल में जो बुलबुला है वो दर्पण के भांति नहीं काम करता है, बल्कि एक प्रकार का लेंस है जो अपवर्तन और अपवर्तन के कारण प्रकाश को मोड़ता है। चलिए ऑप्शन सी में अब देखते हैं।
एक लेंस होता है उत्तल, एक लेंस होता है जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। ओह सॉरी, अवतल लेंस इस तरह का लेंस होता है, इस तरह का लेंस किनारे पतला और बीच में मोटा होता है, किनारे पतला और बीच में मोटा होता है। ये हो गया अवतल लेंस, बनाने में नहीं बन रहा है इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश से समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जैसे कि मैं बताया था, वास्तविकता हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इनका उपयोग चश्मा दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दूरदृष्टि में दूर की चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, इसलिए इसको दूरदृष्टि बोला जाता है। उस दूरदृष्टि में उत्तल लेंस बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। कैमरा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन में भी इसका उपयोग होता है। उत्तल लेंस का जो जितना भी मोबाइल में कैमरा, दूरबीन हो गया, ये सब में उत्तल लेंस का काम होता है। जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि यह प्रकाश को अभिसारी नहीं करता है, इसलिए जल में जो बुलबुला होता है वह उत्तल लेंस की तरह काम नहीं करता है। ऑप्शन डी में आते हैं, अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। एक लेंस होता है जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, यानी कि ये जो लेंस है इसको अवतल लेंस करते हैं, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित फैलाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब कि काल्पनिक हो गया, काल्पनिक होगा तो सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका कारण यह है कि वायु का अपवर्तनांक लगभग 1.0003, जल के अपवर्तनांक लगभग 1.33 से कम होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और वायु के बुलबुले की अभ्यवतल आकृति किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ये कारण है कि प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और लेंस का मुख्य गुण यही है, अवतल लेंस का मुख्य गुण यही है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग देखते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। समतल दर्पण भी होता है लेकिन मुख्य रूप से दो दर्पण ही बोला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, माध्यम बदलने का पड़ने प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, इसलिए अपवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का किरण किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी किरण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यह भी अभिलंब की ओर मुड़ेगी। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है या कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है या कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा कम होता है। वायु का अपवर्तनांक है वो जल के अपवर्तनांक से कम होता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो अवतल लेंस है जो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो वह अभिसारित करता है। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। टॉर्च में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था जीके जीएस का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने में, और इस क्वेश्चन को पूरा तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अच्छे तरह से मेहनत कीजिए और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बनाकर आप लोग एग्ज़ाम में 100% सफलता पा सकते हैं।
तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत करके बनाया हूँ, काफ़ी समझाना पड़ा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छा लाऊंगा, और जो गलती हमसे हुई है बोलने ये सब में, समझाने में, वो और अच्छा करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।